ओके सो हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्ट्रीमिंग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग का वो पार्ट जिसमें हम स्ट्रीमिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम आज के इस वीडियो में हम कोड करके स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। साथ साथ अगर हम स्ट्रीम के साथ किसी फाइल में राइट कर सकते हैं और विदाउट स्ट्रीम अगर हम किसी भी फाइल को राइट करते हैं तो उसके पीछे क्या बिहेवियर होता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद हम एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे डॉक्यूमेंटेशन से, जो कि है नोड.जेएस का डॉक्यूमेंटेशन, और उसके साथ साथ हम उसके इंटरनल्स को समझेंगे। तो देखो, टेक्निकली अगर चीज़ों को समझें तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग में अंदर दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, एक राइटेबल और एक रीडेबल। और बाकी जो डुप्लेक्स और ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम होते हैं वो इन्हीं स्ट्रीम के ऊपर, ऐसे समझो कि आप एक लेयर बना हुआ है और इन्हीं के ऊपर आप ये काम करता रहता है। मेन जो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रीम है वो ये राइटेबल है और रीडेबल है। ये दोनों स्ट्रीम के ऊपर हम चीज़ों पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन पे बात करूं तो हालांकि ये पिछले वीडियो का पार्ट है, लेकिन मैं इस वीडियो कंटिन्यूशन में आपको ये चीज़ों को समझाने वाला हूँ। पढ़ते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन को, और डॉक्यूमेंटेशन के जो की पॉइंट है, जो क्रक्स है, जो चीज़ों को समझने वाली चीज़ें हैं, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड द 3 की एडवांटेज ओवर द डेटा हैंडलिंग मेथड। पहला है मेमोरी इफिशियंसी, इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम एंड स्केलेबिलिटी फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी एफिशिएंसी कहता है कि स्ट्रीम प्रोसेस डेटा इंक्रीमेंटली कंज्यूम द प्रोसेसिंग डेटा एंड चंक्स rather than loading an entire data set into a memory, and this is the major advantage during the large data set as it significantly reduce the memory usage to prevent memory related performance issue। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम लार्ज डेटा सेट को कंज्यूम करते हैं अपने नोड.जेएस प्रोसेस के थ्रू, तो स्ट्रीमिंग के कारण हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। हमने पिछले वीडियो में इस चीज़ों पे डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रीमिंग के थ्रू हम कैसे कम मेमोरी में हम डेटा को चंक्स बाय चंक्स रीड करके उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। इम्प्रूविंग response time, streaming allow immediate data processing when chunks of data arrive. It is a process without writing the entire payload or data set to be received। इसका मतलब ये वही है जो अभी मैंने बात किया कि हम डेटा को चंक्स बाय चंक्स लोड करते हैं, पूरा पेलोड लोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ यूट्यूब का, तो यूट्यूब में जो हम वीडियो देखते हैं तो एक साथ यूट्यूब पूरे वीडियो को लोड नहीं करता, यूट्यूब वीडियो को चंक्स बाय चंक्स लोड करता है। और जब आप उन पर्टिकुलर चंक्स को प्ले कर लेते हो, देख लेते हो, तो नए चंक्स लोड करता है। इससे जो रिस्पॉन्स टाइम होते हैं यूट्यूब का, आप देखते हो कि जैसे ही आप क्लिक करते हो फटाक से वीडियो ओपन होता है। वो ओपन ही इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो चंक्स बाय चंक्स डेटा को लाता है, पूरे वीडियो को एक साथ नहीं लाता। अदरवाइज आप ऐसा समझो कि एक घंटे का वीडियो आप देखते हो, उसे लोड करने में यूट्यूब को बहुत सारे डेटा को कंज्यूम करना पड़ेगा, और अगर पूरा वीडियो लाता है तो वो 1 GB का पूरा फाइल लोड करना पड़ेगा उसको। थर्ड पॉइंट भी उससे ही रिलेटेड है, स्केलेबिलिटी फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग, क्योंकि यूट्यूब स्टेप बाय स्टेप चंक्स बाय चंक्स डेटा को लाता है, तो उसको प्रोसेस करता है और उसको हमारे जो डिस्प्ले पे शो करता है। तो मेनली यहाँ पे मैं दो टाइप के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, रीडेबल और राइटेबल। और उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं राइटेबल स्ट्रीम के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एनालॉजी को समझिए, ये स्ट्रीम होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। तो स्ट्रीम क्या है कि आप ऐसे समझो कि जिस भी चीज़ों के ऊपर आप स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हो, वहाँ एक बफर क्रिएट होता है। बफर क्या कहते हैं? बफर हम जानते हैं कि मेमोरी का वो सेक्शन है, वो पार्ट है जिसमें हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को राइट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि मेमोरी एरिया में एक बफर क्रिएट होता है, और अगर मैं राइट स्ट्रीम की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो उस बफर में हम चंक्स बाय चंक्स डेटा को लोड करते हैं। अच्छा, ये डेटा लोड कितना करते हैं? तो ये हम लोड करते हैं एक
हाई वाटर मार्क वैल्यू होता है। हाई वाटर मार्क वैल्यू का मतलब ये है कि बफर का साइज़ क्या है। तो आप ऐसा समझो कि हाई वाटर मार्क वैल्यू बताता है कि इस पर्टिकुलर बफर में जो कि आपने राइटेबल स्ट्रीम या रीडेबल स्ट्रीम बनाया है उसमें आप कितने चंक्स ऑफ डेटा, कितने बाइट्स ऑफ डेटा रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई वाटर मार्क वैल्यू की वैल्यू जो है वो है 16,384। इसका अगर मैं रफली वो बात करूँ तो ये होता है 16 किलोबाइट्स। तो इसमें हम चंक्स बाई चंक्स डेटा रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अगर आपको एनालॉजी बताऊँ तो यहाँ पे चंक्स बाई चंक्स डेटा हम रखते जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही हाई वाटर मार्क वैल्यू कंप्लीट हो जाती है, यानी हाई वाटर मार्क वैल्यू फुल हो जाती है, यानी आप 16 किलोबाइट ऑफ डेटा रख लेते हैं अपने बफर में, और देन बफर में 16 किलोबाइट डेटा रखने के बाद ये सारे डेटा बैच प्रोसेसिंग होता है और ये सारे डेटा एक साथ आपके जो फाइल है उसमें राइट कर देता है। हाई वाटरमार्क वैल्यू क्या है, इन चीज़ों को भी हम एक सिंपल यहाँ पे नोड.जेएस के डॉक्यूमेंटेशन से हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि नोड.जेएस के डॉक्यूमेंटेशन पे मैं हूँ अभी, और इस डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट है बफरिंग। और बफरिंग के अंदर आप अगर यहाँ पे देखना चाहो देखो तो बोथ राइटेबल एंड रीडेबल स्ट्रीम विल स्टोर डेटा इन इंटरनल बफर। यहाँ पे मैंने राइटेबल स्ट्रीम के बारे में बताया है, तो यहाँ पे जो भी रीडेबल और राइटेबल स्ट्रीम है वो अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करती हैं, वो अपने डेटा को स्टोर करती हैं बफर में। बफर क्या है? बफर एक मेमोरी एरिया है, एक सेक्शन है कंप्यूटर में आपके रैम में, और उसको एलोकेट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डेटा को रखते जाते हैं, पुश करते जाते हैं। ठीक है। बफर हाई वाटरमार्क, यहाँ पे आप देख सकते हो कि द अमाउंट ऑफ डेटा पोटेंशियली बफर डिपेंड्स ऑन हाई वाटरमार्क अपॉन passes into a stream constructor. For normal stream, high watermark auction specify the total number of bytes, and for total number of bytes for stream operating in object mode, the high watermark specify the total number of objects for stream operating on but not decoding string. The high watermark specify the total number of UTF-8 6 कोड यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे वही यहाँ पे कहने की कोशिश हो रहा है कि हाई वाटर मार्क की वैल्यू जो होता है वो UTF-16 यानी हेक्स कोड के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होती है, वो 16 किलोबाइट्स होती है। यहाँ पे हम राइटेबल के ऊपर पहले फोकस करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटा इज बफर इन राइटेबल स्ट्रीम व्हेन अ राइटेबल स्ट्रीम राइट मेथड कॉल repeatedly while the total size of internal buffer is below the threshold, set the high watermark call to writable.write. ठीक है, and once the size of internal buffer reach or exceed the high watermark value, false will return. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम राइट करते जाते हैं अपने बफर में, और जैसे ही बफर में हम राइट करते करते फुल हो जाता है बफर की वैल्यू और हाई वाटर मार्क के एक्सीड कर जाता है, यानी जो आप जितना डेटा रखना चाहते हैं, यानी 16 किलोबाइट जो डेटा आप रख सकते हैं और उससे ज़्यादा डेटा आप राइट करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में हमारे पास राइटेबल डॉट राइट जो मेथड है वो फॉल्स रिटर्न करता है, और यहाँ पे हम हाई वाटर मार्क वैल्यू एक्सीड कर रहे होते हैं। द की गोल ऑफ स्ट्रीम API पर्टिकुलरली स्ट्रीम डॉट पाइप, तो ये यहाँ पे पाइप मेथड के बारे में बात हो रही है, और ये पाइप मेथड के बारे में मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। द हाई वाटर मार्क ऑक्शन इज अ थ्रेशोल्ड नॉट अ लिमिट, इट्स अ डिसाइड द अमाउंट ऑफ डेटा दैट a stream buffer before it stop asking for more data. It, it does not enforce a strict memory limitation in general. Specific stream implementation may choose to enforce strict limit, but during doing so it is optional. तो यहाँ पे जो हाई वाटर मार्क वैल्यू है उससे आप किसी भी तरीके के थ्रेशोल्ड को आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। आप ऐसा समझो कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि इतने मेमोरी को आपने एलोकेट किया है इस पर्टिकुलर डेटा को रखने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने 16 किलोबाइट, तो आप चाहें तो उस लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक बार में 1 मेगाबाइट या 2 मेगाबाइट डेटा को हम रख सकें सीधा सीधा
यहाँ पे बफर में, तो आप चाहे तो हाई वाटरमार्क वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाई वाटरमार्क वैल्यू क्या है, और हम राइटेबल स्ट्रीम के थ्रू कैसे हम पहले बफर में रखते हैं एंड देन हम उसको, उस डेटा को रख रहे होते हैं अपने जो फाइल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं वी एस कोड पे हूँ, और वी एस कोड पे मैंने दो फाइल बनाए हुए हैं जो कि है राइट स्ट्रीम डॉट जे एस और डेटा डॉट टी एक्स टी। एक एग्जाम्पल अभी जो देखने वाले हैं हम, उसमें हम विदाउट स्ट्रीमिंग देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड उसके बाद हम एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रीम के साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम विदाउट स्ट्रीमिंग के साथ उस इम्प्लीमेंटेशन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन एक बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन बना लिया है, और इस फंक्शन में मैं आपको ये पूरा लॉजिक इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एफ एस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो नोड एफ एस प्रोमिसेस, तो मैंने यहाँ पे नोड के एफ एस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। एंड अगर मैं इससे ओपन करने की बात करूं तो एफ एस डॉट ओपन, और इसको मैं डेटा डॉट टी एक्स टी देता हूँ। ठीक है, राइट मोड में इसको ओपन करते हैं और फाइल यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, सो फाइल डॉट, और इसको आई थिंक ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हम अवेट कर लेते हैं। तो फाइल डॉट राइट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इस राइट मेथड को एक लूप में लिखने वाला हूँ फ़िलहाल। सो फोर लूप हम यूज़ कर लेते हैं फॉर दिस राइट मेथड, और यहाँ पे जो मैं इंडेक्स की वैल्यू है वो आई थिंक मिलियंस में हम रखने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ पे कैसे हम अगर वैल्यू रखें तो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंक फंक्शन बना लिया है अभी, और इसको मैं कर देता हूँ इधर पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स की वैल्यू, और ये राइट मेथड एक स्ट्रिंग लेता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंडेक्स लिखने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मैं टैक्सलेस एन यूज़ कर लेने वाला हूँ, ताकि हर जो वैल्यू है इंडेक्स की उसे न्यू लाइन में प्रिंट करता जाए। कुछ चीज़ें मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को राइट करते हैं, डायरेक्टली राइट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे क्या बैक प्रेशर पड़ता है हमारे मेमोरी पे। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर में आपको सारी चीज़ें ये दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ नोड का प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे हमें कोई नोड का प्रोसेस देखने को नहीं मिल रहा है, और जैसे ही मैं आपको रन करूँगा देन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डेटा राइट करेगा, अभी यहाँ पे कोई भी स्ट्रीमिंग यूज़ नहीं हुआ है। सो डायरेक्टली मैंने इस डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल को ओपन किया है राइट मोड में, और उसमें मैं डेटा राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं, सो राइट स्ट्रीम डॉट जे एस, और अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो इधर कि यहाँ पे मेमोरी जो अभी यूज़ कर रहा है मेरा एप्लीकेशन, वो ऑलमोस्ट 3 GB, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 GB के क्रॉस इस नोड जे एस एप्लीकेशन की मेमोरी जा चुकी है, और ये कंटिन्यूसली वहाँ पे फाइल में राइट करने की
कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेमोरी एरिया जो है वो एक एक थ्रेशोल्ड के ऊपर निकल चुका है, और ये एक प्रॉब्लमेटिक है आपके एप्लीकेशन के लिए, अगर आपके एप्लीकेशन में एक यूज़ अमाउंट ऑफ डेटा आप वो कर राइट करते हैं तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर आ चुका है हमें, और ये एरर भी बहुत ही आई थिंक इंटरनल एरर आ गया, और ये मुझे लगता है कि वो जो लिमिट है कि जितना ज़्यादा वो फाइल के अंदर जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को राइट, वो लिमिट भी एक्सीड कर चुका है। और आप देख सकते हो कि ये हमारे पास फाइल तो राइट हो चुकी हैं, जहाँ तक यहाँ पे हमें data.txt में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई थिंक 1 मिलियन के करीब हम यहाँ पे राइट होते हुए देख रहे हैं। तो जैसे ही आप इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन करते हो जहाँ पे आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को राइट करने की कोशिश करते हो, तो उसके कारण आपके मेमोरी पे एक बैक प्रेशर पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है। आप देख सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट में आप चंक्स बाय चंक्स डेटा को राइट करते रहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे सेम एसिंग फंक्शन बनाने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया है, राइट, और इसको इन्वोक कर दिया है, और उसके साथ साथ मैं जो रिक्वायर वाला कोड है इसको अनकमेंट करके और इधर रख लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सो इस फाइल को मैं डिलीट करता हूँ फ़िलहाल data.txt, क्योंकि ये ऑलरेडी रिटन है, और उसके बाद मैं data.txt क्रिएट कर लेता हूँ। एम्प्टी फाइल है फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि हम स्ट्रीमिंग के थ्रू कैसे अपने डेटा में चंक्स बाय चंक्स चीज़ों को रख सकते हैं, राइट। सो स्ट्रीमिंग के ऊपर अगर हमें काम करना है तो सबसे पहले तो फाइल को ओपन करना होगा। सो fs.open और data.txt, और इसे भी हम यहाँ पे राइट मोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ओपन किया है अभी, तो फाइल जो है हमारा, इसके ऊपर हम सारे जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे, ओके। सो यहाँ पे Node.js हमारे पास प्रोवाइड करता है, जब हमें किसी भी फाइल को एक स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके ऊपर मेथड बनाता है Node.js, जिसे हम कहते हैं क्रिएट राइटेबल स्ट्रीम और क्रिएट रीडेबल स्ट्रीम। तो जैसे मैं फाइल के बाद दिखाऊँ आपको, तो इसे मैं अवेट कर लेता हूँ। सो अवेट, राइट, और ये सिंक फंक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, फाइल डॉट क्रिएट रीडेबल रीड स्ट्रीम और क्रिएट राइट स्ट्रीम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मेथड्स हैं, और यही वो 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप रीडेबल स्ट्रीम बना सकते हैं और राइटेबल स्ट्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अभी हमें बनाना है राइटेबल स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं राइटेबल स्ट्रीम, और यहाँ पे जैसे ही आप इस मेथड को कॉल करते हैं तो क्रिएट राइटेबल स्ट्रीम जो मेथड है वो राइटेबल स्ट्रीम आपका बना देता है। एक बार डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं और चीज़ों को वहाँ से भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देखना तो डॉक्यूमेंटेशन ही है, समझना तो डॉक्यूमेंटेशन ही है। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को समझ जाते हैं और कैसे उसके देख के हम काम करते हैं, तो आई होप आप आगे भी अगर और भी बहुत सारी चीज़ें हम Node.js में हैं उसे भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको सिंपलिस्टिक करके बताने वाला हूँ। तो यही वो एग्ज़ाम्पल है जिसमें मेरे तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो कि एक राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट किया हुआ है उन्होंने एक फ़ाइल के ऊपर, एंड देन उस फाइल के ऊपर वो राइट कर रहे हैं। उसके साथ साथ देख सकते हो कि यहाँ पे एक एंड मेथड है, और वो जो एंड मेथड है उसे कॉल करने के बाद हम बता देते हैं
स्ट्रीम को कि यहाँ पे मेरा जो कंटेंट है जो मुझे लिखना है वो एंड हो चुका है, और ये एंड मेथड लिखने के साथ साथ यहाँ पे जो फाइल है जो नोड.js फाइल को ओपन किया है और स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उसको वो क्लोज करता है कंटेंट को राइट करके, राइट। तो आते हैं अपने एग्जांपल्स के थ्रू, और हम सेम फॉर लूप को यूज़ करेंगे फ़िलहाल, और इसके थ्रू हम राइट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और फिर हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम एक स्ट्रीम के थ्रू चीज़ों को राइट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइटर डॉट राइट एक मेथड है, और ये जो मेथड है वो राइट करता है। अब हमारे पास जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो राइटर डॉट राइट है वो रिटर्न करता है एक बूलियन, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बूलियन जो रिटर्न करता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि हाई वाटरमार्क वैल्यू जो है वो रीच हो गई है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल फॉर लूप तो बहुत फास्टली एग्जीक्यूट करता है, तो फॉर लूप बहुत फास्टली एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू है वो बफर में कंटिन्यूसली राइट होती जाएंगी। और जैसे ही वो हाई वाटरमार्क वैल्यू रीच होगा तो यहाँ पे राइटर डॉट राइट जो मेथड है वो रिटर्न करेगा वैल्यू जो कि है बूलियन, और ये बूलियन रिटर्न करता है फॉल्स। तो यहाँ पे जो फॉल्स रिटर्न करने का मतलब है कि वो बफर फुल हो चुका है और हम इस बफर में अब वैल्यू नहीं लिख सकते। चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ हाई वाटर मार्क, राइट, और इसको मैं लॉक करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो HWM, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट कराने वाला हूँ। और साथ साथ मैं करने की वाला हूँ कि अगर हाई वाटरमार्क रीच हो गई है तो इस लूप को ब्रेक कर दो। हम अभी राइट नहीं करना चाहते इस लूप में। इससे क्या होगा कि आपके मेमोरी पे बैक प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो वो जो हम देख रहे थे वो 3 GB 4 GB जो हमारे पास जैसे ही वो रन हो रहा था, और वो रन होते ही 3 GB और 4 GB एग्जीक्यूट कर नोड.js जो है हमारे मेमोरी को कंज्यूम कर रहा था, उससे हम बचेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस फाइल को और देखते हैं कि हमारे जो मेमोरी पे क्या बैक प्रेशर पड़ता है भी या नहीं। तो मैंने एंटर किया था, आप देख सकते हो कि बहुत फास्टली ये एग्जीक्यूट हो चुका है, और न केवल एग्जीक्यूट हुआ है बल्कि ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने बार ये लूप चला और जब तक ये हाई वाटर मार्क वैल्यू रीच नहीं हुआ था तब तक मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, और जैसे ये हाई वाटर मार्क वैल्यू रीच हुआ देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो फॉल्स रिटर्न कर गया, और इसके कारण हमारे पास जो लूप है वो ब्रेक हो चुका है। और आप देख सकते हो कि एक बार में यहाँ पे आई होप 10,000 11,000 जो कंटेंट है हमारा वो राइट हो चुका है। तो ये होता है फ़ायदा स्ट्रीमिंग का। तो आप चाहो तो इसको एक फंक्शन में भी रख सकते हो, और एक फंक्शन में रखने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक फंक्शन रख लेता हूँ राइट फाइल करके, ठीक है। और इस राइट फाइल में मैं सिंपली करते क्या है कि इस फॉर लूप को रख लेंगे, राइट। यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया है, और उसके साथ साथ उस फाइल के ऊपर मैंने एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट किया हुआ है अभी, और इस लूप को मैं यहाँ पे रख लूँगा, राइट। और ये लूप हमारा करता क्या है, और मैं इंडेक्स की जो इनिशियलाइजेशंस है उसको बाहर कर लेता हूँ, ताकि जो मेरा कंटेंट है हर बार जो
मैं रखूं, स्टार्ट करूं रखना, वो वहीं से स्टार्ट हो, राइट, जहाँ तक ये कंटेंट की वैल्यू पहुँच चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हाई वाटर मार्क वैल्यू रीच होते ही मैं ब्रेक कर दूंगा, राइट। होता क्या है कि जैसे ही आप ब्रेक करते हैं तो आपका लूप तो एग्जिट हो जाएगा, लूप बंद होगा, और लूप बंद होगा तो आपके फाइल राइट होने बंद हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली करने क्या वाला हूँ कि इस राइटर जो स्ट्रीम है यहाँ पे, उसके ऊपर कुछ इवेंट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। और वो जो इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो मैं इनिशियली राइट फाइल को कॉल करूँगा, एंड देन मैं इस राइटर स्ट्रीम के ऊपर एक इवेंट को लिसन करूँगा, और यहाँ पे जो इवेंट को जो मैं लिसन करूँगा, उस इवेंट को लिसन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि जो अभी बफर है वो खाली है या फुल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए होता है ड्रेन मेथड। तो अगर मैं सिंपलिस्टिक के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तो ये रीडेबल है, और मैं अगर राइटेबल स्ट्रीम के बारे में आपको दिखाऊँ तो ये है राइटेबल स्ट्रीम हमारा। और राइटेबल स्ट्रीम में एक ड्रेन इवेंट मिलते हैं हमें, और वो ड्रेन इवेंट से हमें पता चलता है कि अब इवेंट का जो बफर है वो खाली है, और अब आप इसमें दोबारा डेटा को राइट कर सकते हैं। तो ड्रेन अगर मैं सर्च करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे है वो ड्रेन मेथड, और ये जो ड्रेन मेथड हमें मिलता है वो हमें मिलता है यहाँ पे स्ट्रीम में। तो आई थिंक इस डॉक्यूमेंटेशन में तो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक मिले तो ये यहाँ पे ड्रेन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल चुका है ड्रेन। और ये जो ड्रेन इवेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि अभी ये हाई वाटर मार्क जो वैल्यू है वो आपने क्रॉस तो कर लिया, लेकिन जैसे ही वो ड्रेन इवेंट मिलेगा वो ये आइडेंटिफाई करता है कि अभी फ़िलहाल हमारा जो बफर है वो खाली है। तो जैसे ही वो बफर फुल होता है, यहाँ पे बफर फुल हो गए, अभी बफर फुल हो गया, और जैसे ये राइट होता है देन ड्रेन इवेंट ट्रिगर होता है। ड्रेन इवेंट ट्रिगर होने का मतलब है कि ये बफर अभी खाली है, अभी इसमें आप और डेटा को राइट कर सकते हैं, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, और राइटर के ऊपर हम ड्रेन मेथड को यूज़ करते हैं। तो राइटर डॉट ऑन, और ऑन से हम इवेंट को लिसन करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रेन, क्लोज, एरर, फिनिश, ओपन, पाइप, ये सारे वो इवेंट्स हैं जो ये राइटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट है, वो ये ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे मैं ड्रेन इवेंट को लेसन करने वाला हूँ, और इस ड्रेन इवेंट को मैं लेसन करने के बाद जैसे ही वो ड्रेन हो गया, मतलब वो बफर खाली हो चुका है, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे राइट फाइल को कॉल कर दूँगा। अब राइट फाइल को जब मैं कॉल करूँगा तो फिर से वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर से हम डेटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही कोड है, और इसके साथ साथ मैं राइटर डॉट एंड एक मेथड होता है जिसको मैं कॉल कर दूंगा, और आई थिंक ये तो राइटर डॉट एंड एंड ही होता है ना, सो आई थिंक एंड ही होता है। सो राइटर डॉट एंड, हाँ एंड ही होता है, और उस एंड में हम डेटा को भेजते हैं। आई थिंक ये एंड ही, हाँ एंड ही है, चंक्स हम देते हैं। सो मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको एक्टिविटी मॉनिटर को दिखाने वाला हूँ। सो इधर मैं नोड राइटेबल स्ट्रीम डॉट जे को ओपन करने वाला हूँ, और यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है हमें। और ये एरर क्यों हमें देखने को मिल रहा है? बिकॉज ऑफ
ये एरर हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। सो एरर ये इंपोर्ट का हमें देखने को मिल रहा है। इसको एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं ना, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आई थिंक। सो ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन तो है ही, इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, राइट। ओके, सो अब एसिंक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। सो अब देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट भी हो चुका है। और मैं अगर डेटा की बात करूँ, सो अभी मैं इसको एग्ज़िट करके सेव करूँ तो ये कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है और ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं। सो आई थिंक तो इसको डीबग कर लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और ये राइट फाइल जो मेथड है ये कॉल होना चाहिए, बिकॉज ये एक आउट ऑफ स्कोप है। नहीं, ये ग्लोबल स्कोप है एंड ये इंटरनल स्कोप है। कोई नहीं, इसको मैं नॉर्मल फंक्शन कर लेता हूँ, राइट। ठीक है, इसे हम एक नॉर्मल सा फंक्शन कर लेते हैं और fn को कॉल कर देते हैं। ठीक है, और मैं इस एग्ज़ाम्पल को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ। ये काफ़ी प्रोसेस फास्ट हो रहा है, मुझे लगता है हो तो रहा है ये, लेकिन बहुत ही फास्ट हो रहा है। इसे हम देखने के लिए कुछ जो ड्रेन मेथड है हमारा, उसे देख लेते हैं और उसके अंदर हम कंसोल लगा के और हम देखना शुरू करेंगे। तो ये एक कॉल बैक इवेंट है और राइट फाइल को मैं यहाँ से दोबारा करने वाला हूँ कॉल, और लॉग मैं करने वाला हूँ ड्रेन को। ठीक है, और ये जो लिसनर है, यहाँ पे लिसनर ही मिलता है हमें। सो अभी के लिए मैं दोबारा इस फाइल को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करने की, और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, सो नोड राइट, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है वो केवल और केवल एक बार ही राइट कर रहा है, राइट। वो ड्रेन इवेंट के ऊपर अकर ही नहीं कर रहा, वो ड्रेन इवेंट अकर ही नहीं हो रहा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्यों हो रहा है ये, सो ये 1000 टाइम राइट करने के बाद वो एग्जिट कर जा रहा है, राइट। सो ये क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को समझते हैं। तो ये एक बूलियन रिटर्न करता है, बूलियन के बेसिस पे हम कोड को ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ड्रेन इवेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये ड्रेन इवेंट अकर ही नहीं हो रहा, दैट्स वाई ये राइट फाइल दोबारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। इस एंड को क्लोज करते हैं सबसे पहले। तो अब देख सकते हो कि ये ड्रेन इवेंट चलने से पहले ये एंड इवेंट ट्रिगर हो जा रहा है, दैट्स वाई ये हमारा ड्रेन होने से पहले ही एग्जिट कर दे रहा था। और अगर आप देखो तो यहाँ पे अब जो मेमोरी प्रेशर पहले जो 3 GB के ऊपर जा रहा था, वो फ़िलहाल 60 MB के अराउंड यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 60 MB के अराउंड चीज़ों को राइट कर रहा है, और उसके बाद उसमें
फाइल को राइट करते जा रहा है, राइट करते जा रहा है, और ये फाइल एक बहुत ही ह्यूज फाइल हो गई है। तो अगर मैं इस फाइल को भी वो VS कोड ही क्रैश कर जाएगा। अगर मैं सिंपली इस फाइल को रिवील करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये फाइल 1.5 GB के अराउंड यहाँ पे डेटा कंटेन किए हुए हैं। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम तो ये तरीका है जिसके थ्रू यहाँ पे हम स्ट्रीमिंग के थ्रू डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, और राइटेबल स्ट्रीम यहाँ पे ये इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रीडेबल स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे और उसको समझेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते ही हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।